दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मोस्टली लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया होगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ इशू आ रहे हैं, तो वो कौन से इशू हैं। और साथ ही दोस्तों, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, उनके पास कुछ क्वेरीज भी आ रही हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मेल भी आ रहे हैं। वो कौन से मेल हैं और कौन कौन से ऐसे रेक्टिफिकेशंस के लिए मेल आ रहे हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं जिन्होंने कमेंट किया है मुझे, उसके बारे में भी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में इश्यूज क्या आ रही हैं। बात करें कि दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में जो एक मेन इश्यू जो आ रही थी लोगों के, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं और वो कैसे प्रिपेयर होंगे। तो दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और कैसे वो प्रिपेयर होंगे, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिए। अब दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं या फिर जिनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो क्या क्या ऐसी नेसेसरी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे नेसेसरी पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज आपके पास रेक्टिफिकेशंस के लिए मेल आ सकता है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो मेल आ रहे हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, और उस बीच में टाइम भी जा रहा है। तो आप भी डॉक्यूमेंट्स सही से बनाएं, और जिससे कि आपको रेक्टिफिकेशन के लिए मेल ना आए। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं कि जो अपेंडिक्स 10A हुआ है, जो सबके लिए मैंडेटरी है जिन्होंने इंडिविजुअल अप्लाई किया हुआ है। अपेंडिक्स 10B वो नॉन इंडिविजुअल्स के लिए है, कंपनीज के लिए है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों, जिन्होंने इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं अपेंडिक्स 10A में जिस पे रेक्टिफिकेशन के लिए मेल आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों पॉइंट है कि आपका अपेंडिक्स 10A 5-6 पेजों का है, तो उसको दोस्तों आप एक सही ऑर्डर में उसको अरेंज करके लगाएं। जो भी उसका सीरियल नंबर है, पेज है, उसको उसी ढंग से लगाएं। दूसरा दोस्तों, उसमें जो डिटेल्स जितने भी क्लॉज हैं, उसमें टोटल 23 क्लॉज हैं। उन 23 क्लॉज में से जो भी आपके लिए मैंडेटरी है या फिर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, उस क्लॉज को ही आप रखें। बाकी सारे क्लॉज को आप हटा दें, रिमूव कर दें। कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो ब्लैंक हो। जैसे कि दोस्तों, जनरली मैंने देखा है कि अपेंडिक्स 10A में 6A, 6B और 6C 3 क्लॉज हैं। तो उनमें से दोस्तों मोस्टली 2 क्लॉज जो है यूज में होते हैं, एक क्लॉज यूज नहीं होता है। तो अगर आपका एक क्लॉज यूज हो रहा है, तो बाकी 2 क्लॉज को आप हटा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें पॉइंट है क्लॉज 18 और क्लॉज 19। क्लॉज 18 में जो डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, वो मेंशन करना है। और क्लॉज 19 में फिक्स डिपॉजिट है। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो डीसी साइट और सीसी साइट के लिए ही क्लॉज 19 है। सीएफ साइट के लिए, दैट इज जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए वो क्लॉज 19 आपको हटा देना है। साथ ही दोस्तों, जिनके पास ऑलरेडी कोई डीलरशिप है, वो ही 23rd पॉइंट को, 23rd क्लॉज को रखें। बाकी सब लोग उसको रिमूव कर दें। पहला एक काम और करना है दोस्तों, उसमें जितने भी पेज हों, सारे पेज पे अप्लीकेंट का साइन होना चाहिए। ऑर्डर वाइज वैसे ही साइन होना चाहिए जैसा कि एप्लीकेशन में लगाया गया है। अब इसमें दोस्तों एक मेन पॉइंट ये आता है अपेंडिक्स 10A में, अगर दोस्तों आपने उसको ई स्टैंप लिया हुआ है, दैट इज जो ऑनलाइन जनरेट होता है, कंप्यूटर से प्रिंट होता है, वो स्टैंप अगर आपका है तब तो ठीक है। अगर दोस्तों फिजिकल स्टैंप आपने लिया हुआ है,
तो उस फिजिकल स्टैम्प के बैक साइड में एप्लीकेंट का नाम मेंशन होता है। बैक साइड को भी आपको अपलोड करना है, बिल्कुल लास्ट में अरेंज करके बैक साइड को भी आप अपलोड करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एज प्रूफ की। दोस्तों एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स आप वही अपलोड करें जो आपने अपने एप्लीकेशन में दे रखा है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें। अब तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो होता है क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया हुआ है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का या फिर जो भी आपका हायर एजुकेशन का हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेज होंगे सब पे आपको साइन करना है। ठीक है, एक चीज़ का ये आप ध्यान रखें, अदरवाइज फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहीं पे जब बात आती है कि जब 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करते हैं तो उसी में कुछ लोगों के नेम में मिसमैच आ रहा है। एक क्वेरी ये भी आ रही है और एक रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा मेल जो कंपनी की तरफ से आ रहा है वो नेम मिसमैच का आ रहा है कि जो अप्लीकेंट है उन्होंने कुछ नाम अलग डाला हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, बट जो उनका 10th में या 10th के सर्टिफिकेट में जो नेम है वो नेम मिसमैच हो रहा है। नेम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा सा ही होता है, बट उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि मोस्टली लोगों ने मुझे अभी तक जो मेरे पास मेल आए हुए हैं जिसमें किसी का नाम विकास चतुर्वेदी है, ठीक है, उनके सर्टिफिकेट पे, बट उन्होंने अपने एप्लीकेशन में नाम लिख दिया है विकास चौबे। तो दोस्तों चौबे और चतुर्वेदी दोनों सेम है, बट इसके लिए आपके पास क्वेरी आ सकता है और ऐसा क्वेरी अगर आपके पास आता है तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा सेम नेम का कि दोनों पर्सन सेम है, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ फादर के नेम में भी कुछ मिसमैच आ सकते हैं, इसके लिए भी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। जहाँ पे दोस्तों मिसमैच का क्वेरी आ रहा है या फिर रेक्टिफिकेशन के लिए आपके पास मेल आ रहा है, वहाँ पे आपको एफिडेविट सबमिट करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज और आ रही हैं। जो भी फॉर्म फिलअप किया गया है वो ऑनलाइन लोगों ने कराया हुआ है, किसी एक्सपर्ट से नहीं कराया हुआ है, साइबर कैफे वाले से करवा दिया है। तो जिनको नहीं पता था रिलेशन के बारे में, जब हम प्लॉट का डिटेल डालते हैं, अपनी ज़मीन का डिटेल डालते हैं, तो उसमें दोस्तों कुछ लोगों ने रिलेशन जो है वो गलत डाल दिया है। नेम सही डाला हुआ है बट रिलेशन जो है वो गलत डाल दिया हुआ है। इस केस में भी दोस्तों आप जो है एक एफिडेविट बना सकते हैं कि बाय मिस्टेक वो हो गया, तो उसमें थोड़ा-सा आपका रेक्टिफिकेशन हो सकता है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग दोस्तों ये कह रहे थे कि बाय मिस्टेक मैंने प्लॉट नंबर वो अलग डाल दिया है। तो दोस्तों जो प्लॉट नंबर है अगर वो ही आपने डिफरेंट कर दिया है, वो ही आपने अलग डाल दिया है, तो उसमें शायद कोई भी रेक्टिफिकेशन आपके पास नहीं आ सकता और ना तो रेक्टिफिकेशन वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और प्लॉट के उसमें सिर्फ रिलेशन ही चेंज हो सकता है और कोई भी चीज़ रेक्टिफाई नहीं हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों जब खसरा या खतौनी अपलोड किया जाता है और उसके बाद जो हमने अपेंडिक्स 3 बनाया हुआ है या फिर लीज डीड करवाया हुआ है, उसमें भी आपने देखा है कि कई सारे लोगों के कुछ क्वेरीज आए हैं कि जो ओनर नेम है वो डिफरेंट है। किसी का नाम राजेश खतौनी के पेपर पे डला हुआ है और उन्होंने जब लीज किया है तो उसमें राजेश मिश्रा के नाम से है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा और साथ ही दोस्तों वहाँ के डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको ये अप्रूव करवाना पड़ेगा कि राजेश और राजेश मिश्रा इज द सेम पर्सन। ठीक है, सिर्फ एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, तो ये आपको करवाना पड़ सकता है। ये दोस्तों इसमें कुछ लोगों ने लीज जो करवाया हुआ है, लीज में उन्होंने अपने जो टाइम पीरियड है वो प्रॉपर नहीं डाला हुआ है, तो टाइम पीरियड के लिए तो कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं है, उसको सीधा कैंसिल कर दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर आपने सब लीज का क्लॉज इसमें मेंशन नहीं करवाया हुआ है अपने लीज डीड की कॉपी पे, रजिस्टर्ड लीज डीड में अगर आपने सब लीज का क्लॉज नहीं ऐड करवाया हुआ है, तो इस केस में दोस्तों, इस केस में आपको जो है 21 डेज का 3 वीक्स का टाइम मिलता है, आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों, जब आप खसरा और खतौनी अपलोड करें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता है,
तो दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन आप उसको निकाल लेते हैं, तो ऑनलाइन वाले को दोस्तों आप अपलोड ना करें, क्योंकि अगर ऑनलाइन जो आपने जनरेट किया हुआ है जिसको प्रिंट करके आप अपलोड कर रहे हैं, वो दोस्तों वैलिड नहीं माना जाएगा। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस से जहाँ से भी निकलता हो वहाँ से निकलवाने के बाद उस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टैम्प होना जरूरी है, रबर स्टैम्प होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टैम्प लगवाने के बाद ही उसको आप अपलोड करें। दोस्तों अपेंडिक्स 5 की जो स्क्रैच लेआउट है, अपेंडिक्स 5 में दोस्तों उसमें जो ऊपर के 7 क्लॉज हैं, 7 क्लॉज हैं, उनको प्रॉपर तरीके से फिल होना चाहिए। फर्स्ट में जो है एडवर्टाइज लोकेशन जो है वो पूरा मेंशन होना चाहिए। सेकंड में आता है प्लॉट डिटेल में, उसमें विलेज कौन सा है, तहसील कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये सारी चीज़ें फिलअप होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों डायमेंशन की बात करें, कितने बाई कितने का प्लॉट आपने वहाँ पे किया हुआ है, एक्वायर करने की बात की है। और इसके साथ ही दोस्तों प्रोमिनेंट लैंड क्या है, मतलब वहाँ से जहाँ पे भी आपका प्लॉट है वहाँ से कोई ऐसा मार्क जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, जिससे उसको पहचाना जा सके। आपका रोड कौन सा है, उसका RAW कितना है, सेंट्रल लाइन से आपका प्लॉट कितने दूर पे है, और उस रोड का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद दोस्तों उस पे आपको एक रफली स्क्रैच लेआउट भी बनाना है। स्क्रैच लेआउट वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपका रोड है और आपका प्लॉट कहाँ पे है, ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। और उस पे भी दोस्तों एप्लीकेंट का साइन होना मैंडेटरी है। इसमें दोस्तों कुछ लोग कहते हैं क्या इसको भी नोटराइज कराना है, इसको भी स्टैम्प पे बनवाना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसको आपको नॉर्मल पेपर पे करना है और इसको सेल्फ अटेस्टेड करके इसको अपलोड करना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपेंडिक्स 6, 7, 7A एंड 7B। अपेंडिक्स 6 दोस्तों CFS साइट वालों के लिए है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। दोस्तों इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, जब मेल आता है अपेंडिक्स 6, 7A एंड 7B शुड बी ऑन और बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि अपेंडिक्स 6, 7A और 7B ये तीनों डॉक्यूमेंट्स दोस्तों एप्लीकेशन के पहले के होने चाहिए या एप्लीकेशन के दिन के होने चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट है दोस्तों आप इसको आई थिंक बनवा लिए होंगे, इसमें भी क्वेरीज आ रही हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी दोस्तों कि सर ऑलरेडी मेरे पास सर्टिफिकेट है बट मैंने इस फॉर्मेट पे नहीं बनवाया है। तो दोस्तों जहाँ तक कि मुझे पता है कि इन्होंने पहले ही कह रखा था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, और दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही बनवा लेने हैं। बट फिर भी इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है कि आपके पास जो भी ऑलरेडी पहले के सर्टिफिकेट्स हों वो अपेंडिक्स 6 दैट इज SC ST कैंडिडेट्स के पास, उसको और अपेंडिक्स 6 को साथ में लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों सेम कंडीशन है OBC कैटेगरी की एप्लीकेंट्स के साथ, अगर उनके पास पहले से कोई सर्टिफिकेट है उसके साथ अपेंडिक्स 7A और 7B भी अपलोड डिस्कस करते हैं। दोस्तों कुछ क्वेरीज और आ रही है मेरे पास, जो क्वेरीज हमारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है, आप लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं उस पर रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। तो दोस्तों मैं उन क्वेरीज को भी इस वीडियो में कवर करता हूँ। ठीक है, क्वेरी आ रहा है दोस्तों कि क्या मैं ज़मीन चेंज कर सकता हूँ। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी प्लॉट डिटेल डाला है अब वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है और सुटेबल नहीं है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। नहीं दोस्तों, कंपनी आपको बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं देती है। जो आपने अपने एप्लीकेशन में डिटेल मेंशन किया हुआ था अपने प्लॉट से रिलेटेड, उसी ज़मीन पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, उसी ज़मीन की LEC होगी और उसी ज़मीन की FDC होगी। मतलब आपको प्लॉट चेंज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर हैं जिनकी क्वेरी थी कि सर जो मेरा प्लॉट है उस प्लॉट के बीच में, रोड के बीच में कोई गवर्नमेंट की ज़मीन है, इस केस में क्या करें। तो दोस्तों आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि रोड का ROW और आपके प्लॉट के बीच में कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर LEC हुई तो LEC के टाइम रिजेक्शन हो सकता है। एक केस में बचता है दोस्तों, अगर ROW उस
गवर्नमेंट की जो ज़मीन है वो आरओडब्ल्यू में आ जाए तो शायद आपको थोड़ी-सी हेल्प मिल सकती है। अगर वो आरओडब्ल्यू में नहीं आती है, तब फिर आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अब इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज़ और आ रही हैं ज़मीन से रिलेटेड ही, कि ज़मीन के सामने जो है 11 केवी का लाइन है, हाई टेंशन वोल्टेज एसटी केबल गया हुआ है। इस केस में क्या होगा? दोस्तों फिर से हम बात करते हैं ब्रोशर की। ब्रोशर में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मोर देन 11,000 एसटी लाइन जो भी होगा, उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा। 11 केवी तक के लिए वो वैलिड हो सकता है, बट बिल्कुल प्लॉट के बीच में होगा, ये नहीं। ये हो सकता है कि एक साइड में हो, रोड के किनारे हो, तब तो चलेगा। अदरवाइज़ बिल्कुल बीच में होगा, तब भी आपको वो शिफ्ट करवाना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों कुछ क्वेरीज़ और आ रही हैं कंप्लेन से रिगार्डिंग, कि लोग मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि सर मुझे कंप्लेन करना है, और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट लोकेशन के बाहर है। मैंने कंप्लेन कर दिया, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों आपने कंप्लेन कर दिया है, डीडी बनवा के उनको भेज दिया है, तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए। उनके पास भी थोड़ा-सा टाइम होता है, जैसे ही वो फ्री होते हैं आपके उस कंप्लेन का रिस्पॉन्स ज़रूर करें। दोस्तों एक मेरे व्यूअर हैं, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो कहीं दिल्ली से बाहर की है, वो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं। उनका एक क्वेरी था, मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। तो उनका ये क्वेरी था कि सर एफबीसी के टाइम मुझे वहाँ पे प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी है क्या? तो जो भी आप हैं, मैं आपका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं याद है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फील्ड वेरिफ़िकेशन में आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पे सबमिट होते हैं। जो भी आपने सॉफ्ट कॉपी अपलोड किया है, उनके सारे हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ साइन भी आपसे करवाए जाएँगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेल्स ऑफिसर, तो आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो 1 दिन का टाइम निकाल के जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का टाइम हो, या फिर अपने सेल्स ऑफिसर से आप कॉन्टैक्ट कर लें कि इस इश्यूज़ की, इस रीज़न्स के कारण हम नहीं आ पाएँगे। अगर वो परमिशन देते हैं तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ आप समझें कि अगर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफ़िकेशन होगा, तो वेरिफ़िकेशन के टाइम पे आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके कई जगह हो सकता है साइन हो, तो उस केस में साइन कौन करेगा? ठीक है? तो इस तरह की दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, उसके मेरे रीज़न्स हैं कि मैं और सारे डॉक्यूमेंटेशन में बिज़ी रहता हूँ। आप सब लोगों के जो पेड कंसल्टेंसी के हमारे मेंबर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, उनके रेक्टिफिकेशन हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा बिज़ी होने के कारण मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पे रिस्पॉन्स करूँ, या फिर उस पे कुछ वीडियोज़ बना दूँ। और दोस्तों अगर आपको पेड कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो पेड कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से अपलोड करें। एक मैं आपको अभी जल्दी की ही बात है कि किसी का रेक्टिफिकेशन आया हुआ था, उन्होंने साइबर कैफ़े से, किसी साइबर कैफ़े वाले से कराया हुआ था, और रेक्टिफिकेशन में फिर से उन्होंने वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया जो कि पहले उन्होंने अपलोड किया हुआ था। तो इस केस में दोस्तों अब उनका कैंडिडेचर कैंसल ही होने वाला है, क्योंकि अब कोई संभावना नहीं है, कोई भी अब उनके पास रास्ता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते टाइम दोस्तों बहुत ध्यान दें, और जब रेक्टिफिकेशन आए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसल कर दिया जाए, क्योंकि आपको कंपनी 1 बार टाइम देगी, 2 बार टाइम देगी, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगी। और जो भी रेक्टिफिकेशन के लिए टाइम मिला हुआ है, विद इन अ टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपने पे कर दिया है, अगर आपने रेक्टिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर टाइम पे अपलोड नहीं किया, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और पेट्रोल पंप से रिलेटेड नए-नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।